हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो आप सभी। मस्त रहिएगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और पढ़ाई करते रहिए। और देखिए फागुन का महीना, आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आपको 2 लाइन बाबा श्याम के एक छोटे से भजन की सुनाना चाहूँगा और उसके साथ शुरुआत करना चाहूँगा। बड़ा ही प्यारा और पुराना भजन है। फाल्गुन का महीना, होली का महीना है, बाबा श्याम का महीना है। एक बहुत ही पुराना भजन है कि रंग मत डाल रे सांवरिया म्हारो गुजर मारे रे, रंग मत डाल रे, अरे रे रे रंग मत डाल रे सांवरिया म्हारो गुजर मारे रे, रंग मत डाल रे। ओ मैं गुजरी नादान होए होए, मैं गुजरी नादान गुजर मारो है मत वारो रे, ओ रंग मत डाल रे, अरे रे रे रंग मत डाल रे सांवरिया म्हारो गुजर मारे रे, रंग मत डाल रे। बोल सांवरे सरकार की। तो चलते हैं बच्चों इस प्यारे से भजन की कुछ कड़ियों के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मानव हृदय की संरचना और क्रिया विधि। मैं आपको बता दूं बच्चों, मेरे साथ के बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे बाद के भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे को कहते हैं कि हमें हृदय आज तक समझ में नहीं आया कि सर होता क्या हृदय में। किताब के अंदर डायग्राम कंप्यूटराइज छप के आता है, कुछ समझ में नहीं आता कौन सी नली कहां जा रही है। मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं एकदम सिंपल फॉर्मेट हृदय का। हृदय जो अपना होता है बच्चों, हृदय की अगर हम बात करें तो हृदय हमारा मुख्य रूप से 4 कोष्ठों में बटा होता है, 2 ऊपर के और 2 नीचे के। ऊपर के 2 आलिंद और नीचे के 2 निलय। ऊपर का जो ये आलिंद है बच्चों, इसे कहेंगे दायां आलिंद, दायां आलिंद। ये भी बताएंगे कि दायां क्यों कहते हैं, इधर वाले को बायां, बायां आलिंद, क्योंकि अपने हिसाब से तो ऐसा लगता है कि सर ये बायां है वो दायां होना चाहिए, इधर मेरा राइट हैंड है। लेकिन बच्चों अपन जब भी किसी हृदय की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर हम हमारी खुद की नहीं देख सकते, सामने वाले की देखेंगे। तो सामने वाले की देखेंगे तो उसका मुंह हमारी तरफ होगा, तो हमारा जो लेफ्ट है उसका राइट होगा, हमारा जो राइट है उसका लेफ्ट होगा। इसलिए ध्यान रखिए दायां आलिंद और बायां भाग उधर। और ये जो भाग है बच्चों, ये है दायां निलय और ये है बायां निलय। ये तो हो गए बच्चों इसके भाग, चारों भाग, मुख्य भाग, जो 4 कोष्ठ या 4 कमरे जिसे अपन कह सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, अब मैं आपको संरचना और क्रिया विधि को साथ साथ ही समझा देता हूं। हम शुरुआत करेंगे अशुद्ध रक्त से। कहां से करेंगे? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, यहां जब रक्त की बात आती है अशुद्ध की, तो ये अशुद्ध रक्त होता है CO2 युक्त रक्त। किससे युक्त? CO2 युक्त। CO2 युक्त रक्त जो पूरी बॉडी के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जब श्वसन हुआ उसमें CO2 बनी, रक्त ने वहां से कोशिकाओं से CO2 ली कि लाओ बहनों मुझे दे दो, मैं इसको बाहर पहुंचा देता हूं, ये अपशिष्ट है। तो CO2 फेफड़ों के द्वारा बाहर पहुंचाई जाती है। तो CO2 को रक्त लेके आता है और सबसे पहले रक्त उसको दाएं भाग में लेकर आएगा, और दाएं भाग में भी सबसे पहले लेके आएगा दाएं आलिंद में। यहां से शुरू कर रहे हैं अपन। देखो एक नीचे नली दिख रही है आपको, 2 नलियां यहां दिख रही हैं। ये दोनों और ये तीनों कुल मिला के कहलाती हैं महाशिरा। इन दोनों को अपन नाम देते हैं अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। और ये जो नाम है इसे कहेंगे पश्य महाशिरा। पीछे से आती है, हृदय के पीछे वाले भाग से है महाशिरा तीनों। इनकी सहायता से CO2 युक्त रक्त सबसे पहले आता है दाएं आलिंद में। सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो CO2 युक्त रक्त है वो कहां पे पहुंचता है बच्चों? दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद के साथ में यहां पर होता है द्विवलन कपाट। इसके द्वारा, इसकी सहायता से द्विवलन कपाट, वलन कपाट, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी। ऊपर से जब प्रेशर लगता है तो ये नीचे तो खुल जाता है, लेकिन ये वापस नहीं जा पाता, नीचे से प्रेशर लगता है तो बंद हो जाता है।
तो यहां पर अशुद्ध रक्त पहुंच गया दाएं निलय में। दाएं निलय से जब संकुचन होगा तो ये बढ़ेगा इस नलिका के अंदर, इसके वाल्व खुल जाएंगे और इस नलिका के द्वारा रक्त जाएगा आगे और ये जा रहा है फेफड़ों में। अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ों में तो जाएगा, शुद्ध वहीं तो होता है। तो फेफड़ों में जाएगा, कुपिकाओं में जा रहा है, फुफ्फुस में जा रहा है, इसलिए कहते हैं जो बाहर ले जा रही है उसे धमनी कहते हैं। यह है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। कई बच्चे इसका नाम फुफ्फुस ना बोल के फुसफुस फुसफुस करते रहते हैं। फुसफुस फुसफुस, व्हाट इज फुसफुस? दिस इज फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी नाम या फुफ्फुस फेफड़ों में लेके जाएगी रक्त को, है ना। इसको मैंने यहीं काट दिया, यहीं रोक दिया। ये रक्त को बाहर लेके जा रही है अशुद्ध रक्त को। तो आपने देखा कि अशुद्ध रक्त दाएं भाग में आया, पहले आलिंद में फिर आया निलय में। ये कहीं भी बाईं और आपस में मिक्स नहीं हुआ और यहां से बाहर चला गया। फेफड़ों के अंदर जो रक्त है वो रक्त वहां पर गैसों का आदान प्रदान होगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, CO2 को छोड़ेगा। तो अब मैं कहूंगा शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त का मतलब है बच्चों ऑक्सीजन युक्त रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त। और वो फेफड़ों से अब आता है इस नलिका की सहायता से, जिसे ये भी फुफ्फुस से आ रही है। फुफ्फुस शिरा कहेंगे इसको। दो प्रकार की शिरा हो गई, एक महाशिरा थी जो अशुद्ध रक्त लेके आलिंद में आ रही थी। ध्यान रखना, पश्चिम महाशिरा भी निलय में नहीं खुल रही है, देखो बंद है, पीछे से आकर के यहीं खुल रही है, ठीक है ना। अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा आलिंद, दाएं आलिंद में लेकर आती हैं। फिर आलिंद से रक्त जाता है दाएं निलय में और वहां से फुफ्फुस धमनी की सहायता से जाएगा फुफ्फुस में, फेफड़ों में, वहां पर उसका शुद्धिकरण होगा। फुफ्फुस शिरा की सहायता से देखो आ गया बाएं आलिंद में, आ गया शुद्ध भाग, शुद्ध रक्त। बाएं भाग में शुद्ध रक्त आया और शुद्ध रक्त मोश कर जैसे संकुचन हुआ यहां आलिंद में तो ये पहुंच जाएगा, यहां है त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट की सहायता से ये पहुंच गया बाएं निलय में और बाएं निलय में जैसे ही संकुचन होगा तो रक्त आगे बढ़ेगा, इधर भी जाएगा, अलग अलग भाग हो जाएंगे क्योंकि पूरी बॉडी में ले जाने का काम कर रही है। ये है तो धमनी, लेकिन इसे कहते हैं महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में लेकर के जाती है। तो इस प्रकार से देखो संरचना में तो आपको ये जो पट्ट है बीच में, एक पट्टा आपको ये नजर आ रहा है काफी। वैसे दीवारें जो है आलिंद की तुलना में निलय की मोटी होती हैं क्योंकि इस पे प्रेशर ज्यादा होता है। दोनों में इनमें एक साथ संकुचन होता है, एक साथ शिथिलन होता है, वैसे इनमें दोनों में एक साथ होता है। जब यहाँ से रक्त यहाँ जाता है तो शुद्ध रक्त यहाँ से यहाँ जाता है। जब इन दोनों में संकुचन होता है तो रक्त शुद्धिकरण के लिए इधर जाता है तो शुद्ध रक्त शरीर में चला जाता है। एक साथ इसमें संकुचन होगा, एक साथ इसमें, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आलिंद और निलय में साथ साथ होता है, आलिंद में एक साथ दोनों में, निलय में दोनों में एक साथ। इस प्रकार की प्रोसेसिंग होती है। तो ये क्रिया विधि और संरचना दोनों आ गई। अब संरचना में आपको जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम मैंने 10वीं लेवल के अकॉर्डिंग किया है और ये डायग्राम जब मैं खुद 12वीं क्लास में पढ़ता था मेरे गुरुजी ने मेरे को बनवाया था, यानी हमें जब वो पढ़ाते थे तब उन्होंने बनवाया था। वही डायग्राम मैं मेरे जीवन में अब तक मेरे को 10 से 12 साल का समय हो गया, ये डायग्राम बच्चों को बनवाता हूँ। अच्छा लगे ठीक है, जिसको ना लगे कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर बनाइए, आपको समझने में आना चाहिए। ये इस तरह से हृदय के अंदर रक्त का आदान प्रदान होता है। दोबारा समझ लीजिए, एक बार वीडियो को दोबारा चला के समझ लेना। मैं और बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त आएगा दाएं आलिंद में अग्र और पश्चिम महाशिरा की सहायता से। यहाँ इसमें जब संकुचन होगा तो अशुद्ध रक्त जाएगा दाएं निलय में, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी की सहायता से फुफ्फुस में जाएगा। फुफ्फुस में शुद्धिकरण के लिए वहां शुद्ध होगा, शुद्ध रक्त आएगा फिर फुफ्फुस शिरा की सहायता से बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से जाएगा बाएं निलय में, बाएं निलय में संकुचन होगा, रक्त पूरे शरीर में महाधमनी की सहायता से भेज दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि एक बार शरीर से रक्त आया दाएं भाग में और फिर हृदय से बाहर चला गया और फिर आया बाएं भाग में वही रक्त शुद्ध होकर के और फिर कहाँ गया? शरीर में गया। तो शरीर से आया, शरीर में वापस गया। इसके लिए हृदय में कितनी बार आया? हाउ मेनी टाइम्स इन हार्ट? कितनी बार आया? 2 बार आया। एक बार यहां आया, फिर बाहर गया, फिर वापस आया इस भाग में, यार फिर शरीर में गया है।
फेफड़े में गया तब शरीर में नहीं गया, कि स्पेशल फेफड़े में गया है, ठीक है ना, शुद्धिकरण के लिए। तो इसी को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। मानव में पाया जाता है दोहरा परिसंचरण। इसकी आकृति हमारी मुट्ठी के आकार की होती है, बंद मुट्ठी के आकार की होती है। ये सब छोटी मोटी बातें कौन पूछता है इनको, आप तो इसकी क्रिया विधि समझिए, किस प्रकार से रक्त कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है। संकुचन इसमें होगा, इसमें संकुचन होगा, इसमें अनुशिथिलन होगा। जब इनमें अनुशिथिलन होगा तो रक्त इनमें भरेगा आके, संकुचन होगा तो यहाँ चला जाएगा। फिर इनमें जब इसमें संकुचन होगा तो इनमें अनुशिथिलन होगा तो रक्त यहाँ आ जाएगा इनमें संकुचन होते ही, और जब इनमें संकुचन होगा तो रक्त बाहर चला जाएगा। एक बार एक तरफ से तो रक्त गया फेफड़े में, एक तरफ से गया पूरी बॉडी के अंदर। इस प्रकार की क्रिया विधि को कहते हैं दोहरा परिसंचरण। 2 बार आता है ना, दोहरा परिसंचरण। ये है बच्चों, देखो बोर्ड में आता है मानव हृदय की नामांकित संरचना बनाकर क्रिया विधि बताओ। अलग अलग प्रश्न आएगा, संरचना, उसका नामांकित चित्र, उसकी क्रिया विधि। और अलग से पूछा जाता है दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं, दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या है। तो ये मानव में पाया जाता है, और इसके कारण रक्त जो है ना, शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में कभी मिक्स नहीं होता है। अब बात आती है दोहरा परिसंचरण कैसे किसे है, तो मानव के हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त अपना एक चक्र पूरा करने के लिए हृदय में 2 बार आता है। इसी प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और ये अपना हार्ट जो है ये पंप की तरह काम करता है बच्चों। और जीवन के अंदर बंदा जब अपनी श्वास शुरू करता है तब से लेकर जब तक अपनी श्वास बंद नहीं करता तब तक ये चलता है, कभी आराम नहीं करता, जीवन में लगातार काम करता है। और ये ऐसी पेशियों से बना हुआ है, रेखित पेशियां हैं जो कभी थकती नहीं हैं, लगातार क्या करती हैं, काम करती हैं बच्चों। तो ये था मानव हृदय की संरचना और उसकी क्रिया विधि। आप लोग आराम से इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, अपना जो हृदय है उसमें लाने और ले जाने के लिए जो नलियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं रक्त वाहिनियां। क्या कहते हैं बच्चों, रक्त वाहिनियां। और रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की, एक धमनी है और एक है बच्चों सिरा। एक तो धमनी और एक है सिरा। धमनी की अगर बात करें तो धमनी के लिए हम ये कह सकते हैं कि धमनी रक्त को हृदय से बाहर ले जाती है। भाई साहब कन्फर्म है, कोई शक और शंका नहीं है। धमनी रक्त को हृदय से क्या करती है, बाहर ले जाती है। और इसके लिए हम लिखेंगे रक्त को अंदर लाती है जी। क्या करती है, अंदर लाती है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात जो सस्पेंस में रहते हैं बच्चे, एक धमनी महाधमनी थी जिसमें शुद्ध रक्त गया था पूरी बॉडी में, और एक धमनी फुफ्फुस धमनी थी जो बाएं निलय से जुड़ गई थी और वो शुद्धिकरण के लिए रक्त को ले गई थी। यानी फुफ्फुस धमनी के अलावा, फुफ्फुस धमनी के अलावा सभी धमनियों में बताओ कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। बोले तो ऑक्सीजन युक्त। कौन सी धमनी को छोड़कर, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। और इधर महाशिरा तीनों थी, अशुद्ध रक्त लेके आ रही थी, लेकिन फुफ्फुस शिरा क्या लेके आ रही थी, शुद्ध रक्त फेफड़ों से आ रही थी। तो यहां फुफ्फुस शिरा के अलावा सभी में अशुद्ध रक्त बहता है बच्चों। फुफ्फुस शिरा के अलावा सभी में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो देखो पहली बात, रक्त को हृदय से बाहर ले जाने का काम कौन करती है, तो कन्फर्म है धमनी करेंगी, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध। लेकिन फुफ्फुस धमनी के अलावा सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुस शिरा के अलावा सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है बच्चों। उसके बाद हम बात करें दीवार, धमनी की दीवार
तुलनात्मक रूप से मोटी होती हैं और इसकी दीवार थोड़ी पतली होती हैं। तो रक्तदाब जब मापा जाता है तो अपनी धमनी से ही मापा जाता है। और चौथा अंतर 10वीं लेवल में काफ़ी रहेंगे यही बच्चों, है ना। धमनी में रक्तदाब अधिक होता है, रक्तदाब अधिक होता है, और शिरा में रक्तदाब बीपी ब्लड प्रेशर कम होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, रक्तदाब ज़्यादा किस में होता है? धमनी में, और शिरा में क्या होता है? कम होता है। तो ये तुलना है धमनी और शिरा के अंदर पूछी जा सकती है आपसे, इसको समझ लिया अच्छी तरह से। कौन सी में शुद्ध और कौन सी में अशुद्ध, ये क्रियाविधि आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी बच्चों। कहाँ दिक्कत है बताओ? फागुन महीने में आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। बाबा शाम के भक्तों को कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। रे क्यों टेंशन ले रही हो तुम? है किसी को किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। लेके बाबा शाम का नाम और पूरे दिन पढ़ाई करो और कुछ मत करो। जब भी बोर हो अपना वीडियो देखो पढ़ाई का, मस्त हो करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमज़ोर बच्चे स्पेशल ये जीव विज्ञान के जितने भी लेसन हैं इनको देखो, आराम से पास हो जाओगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाइयों, क्यों घबरा रहे हो? कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, मस्त रहो। उसके बाद हम बात करें, देखो बच्चों, हमारे शरीर में जब धमनी, इसमें निलय के अंदर जब संकुचन होता है ना तो धमनियों में प्रेशर बढ़ता है। यानी धमनी के अंदर होता है संकुचन और प्रकुंचन दाब। ये सिर्फ धमनी का है भैया। धमनी में प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब, ठीक है। प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब, दो प्रकार के दाब हैं अपने यहां पर। तो ये जो दो प्रकार का अपना दाब है ना बच्चों, प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब, जब हृदय में प्रकुंचन यानी संकुचन, सिंपल सी बात ध्यान रखें, संकुचन और प्रकुंचन एक ही बात है। संकुचन, हृदय में जब संकुचन होता है तो धमनियों के अंदर बहुत अधिक दाब बढ़ जाता है, अधिकतम दाब होता है, और नॉर्मल व्यक्ति का होता है 120 mm पारे के दाब पर। पारा जो धातु उसके आधार पर निकालते हैं 120 mm मिलीमीटर, और अनुशिथिलन दाब होता है 80 mm मिलीमीटर। जब हृदय यानी निलय के अंदर जो ढीलापन आएगा उस समय अनुशिथिलन दाब होगा, कम होगा वो, और प्रकुंचन दाब होगा जब निलय में हृदय के निलय में संकुचन होगा तो धमनी में दाब ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका अधिकतम और न्यूनतम आप ये कह सकते हो 80 mm से 120 mm होना चाहिए लगभग। अब भाई किसी भाई का अगर 120 से 130 चला गया तो घबराने की बात नहीं है कि सर ये क्या हुआ, मेरा इतना ज़्यादा कैसे हो गया। नहीं, ये नॉर्मल बातें हैं। हाँ 150 के आसपास ऊपर जाता है तो अपन कह सकते हैं हाई बीपी और लो बीपी दो घटनाएं होती हैं। हालांकि आपके कोर्स में इनके बारे में कोई बात की नहीं है, छोड़ो फिर फालतू क्यों टेंशन लेते हो। नॉर्मल याद रखो आप तो 80 mm से 120 mm होना चाहिए। और इस दाब को मापने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं उसका नाम जरूर याद कर लो, स्फाइग्मोमैनोमीटर, ये पूछा जाता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आने लगे, एक हाथ के ऊपर पट्टा सा कस के उसको बटन को दबा देते हैं। पहले आते थे हवा भर के पारे के दाब पर फुस फुस करके डॉक्टर हवा भरता था, है ना। हाँ वो है स्फाइग्मोमैनोमीटर। और एक गले में लटका रहता है डॉक्टर के, उससे पता चल जाता है कि भाई साहब डॉक्टर है, गले में वो लटका रहे तो, है ना। उसको क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। वो क्या होता है बच्चों? स्टेथोस्कोप होता है। वो ध्वनि के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। और ये अपना जो रक्तदाब मापने का यंत्र है, रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इस भाग को यहीं खत्म करते हैं। जो अपना परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र है, रक्त के भाग के अंदर बच्चों अगर रक्त को अपन देखें तो एक तो इसका तरल भाग होता है, तरल भाग जिसको कहते हैं प्लाज्मा। कौन सा मां? प्लाज्मा कहते हैं। ये 55% होता है रक्त का। कितना प्रतिशत होता है? 55% रक्त का प्लाज्मा होता है। दूसरा भाग रक्त का होता है केशिकाएं या कोशिकाएं, और ये होती है 3। देखो पहली RBC, लाल रक्त कोशिकाएं, इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन।
क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और इसका मुख्य कार्य है विभिन्न पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान, पूरी बॉडी के अंदर विभिन्न पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा है WBC, बच्चे खुद पहले ही बोल रहे हैं, सबको पता है, वाइट श्वेत रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, ये जो होती हैं ये हमारी प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। प्रतिरक्षा को बनाए रखना, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखती है कौन? WBC, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। और लास्ट है बेटा बिंबाणु, रुधिरकाणु, प्लेटलेट्स, इंग्लिश का नाम बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हो चाहे कम, इसकी प्लेट कमज़ोर हो गई भाई, प्लेटों की संख्या कम हो गई और प्लेट कम हो गई, वही है ये प्लेटलेट्स, बिंबाणु। इसका महत्वपूर्ण काम है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाती हैं ये। यानी अगर किसी व्यक्ति को कहीं चोट लग जाए और रक्त बहने लगे तो कुछ समय बाद जो उसके रक्त का बहना रुक जाता है वो इन्हीं की वजह से होता है। ये इसमें और भी कई फैक्टर काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे लेवल 10वीं लेवल पे यही काफ़ी है, रक्त का थक्का बनाने के लिए बिंबाणु या प्लेटलेट्स काम में आती हैं। तो ये था अपना रक्त और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी। आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो के लिए इंतजार करिए। बोले श्याम प्यारे की जय, राधा रमन सरकार की जय।